हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज के लिए फिर आपके लिए एक नया सेशन। और हाँ, इस बात को हम दोबारा फिर से दोहरा देना चाह रहे हैं कि हम आप लोग को अब जितना भी न्यू प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन करेंट का उठा लिए, 5 साइंस का उठा लिए, 5 हिस्ट्री का उठा लिए, आप लोग का एक नया प्रैक्टिस सेशन बना लिए। बिल्कुल नहीं, वैसे होता क्या है ना, वैसा आपको लिए पढ़ाई के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे, और ख़ास करके जब एग्ज़ाम के नज़दीक टाइम आ जाएगा और रिवीजन कीजिएगा तो उसमें आप लोग को ना इस टाइम पे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा, है ना। इसलिए हम इस तरह का बिल्कुल सीरीज़ नहीं ला रहे हैं और आपके लिए एक सेपरेट वीडियो हर टॉपिक्स बाई टॉपिक आप लोग के लिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक का आपके लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, ताकि आप लोग को रिवीजन करने के लिए अच्छा हो। तो ऐसा नहीं करना है कि साइंस का करवा रहे तो बिल्कुल साइंस, सिर्फ साइंस का होगा, नहीं नहीं। वो आपका आने वाले दिनों में हिस्ट्री का भी होगा, मतलब इस जीके जीएस में जो भी आता है उसके अंतर्गत वो सारा आप लोग का करवाया जाएगा, है ना। बस अभी साइंस का इसलिए चल रहा है क्योंकि ये आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम है, वो टेकोमीटर है या सिस्मो मैनोमीटर है, पेटीमीटर है या बैरोमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है। तो रक्त दाब मापने का यंत्र का है वो है सिग्मो मैनोमीटर, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। मनुष्य में एम्पालाटोनिक्स खाद्य उष्णत्व द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। वो हृदय होता है, फेफड़ा होता है, विकृत होता है या यकृत होता है। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में एम्प्लाटॉक्सिन खाद्य विस्पादन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मनुष्य में जो एम्प्लाटॉक्सिन खाद्य विस्पादन के द्वारा जो अंग प्रभावित होता है वो होता है यकृत, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। आप लोग को ध्यान में रखना है इसका। पीत रस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। यह पित्ताशय में स्रावित होता है, इसमें उपस्थिया लवण वसा के पायासीकरण करते हैं, इसमें उपस्थित एंजाइम वसा का पाचन करते हैं, इसकी प्राकृतिक अम्लीय होती है। क्वेश्चन कह रहा है पित्त रस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन है। वो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से एक जो सही है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है ना। तो वो जो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा इसमें उपस्थित लवण वसा का पायासीकरण करते हैं, ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक गलत आंसर है, जो गलत आंसर है वो राइट होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका कह रहा है कौन सा कथन गलत है। विषाणु को कोशिकाएं अम्ल का कैप्सिडिक कहते हैं। विषाणुओं को अपनी उपचयंत्री तंत्र नहीं होता है। सभी विषाणुओं में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। क्वेश्चन कह रहा है विषाणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी विषाणु में आरएनए और डीएनए होते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत है वो सही है, जो सही है वो है ना। लाल कीट रोग, पीली ताव, केले के लिटिल लीफ रोग, मलेरिया फैलाने के लिए उत्तरदायी मच्छर किस बीमारी को भी वाहक है। डेंगू बुखार, हाथी पाँव यानी कि फैलेरिया, और मस्तिष्क ज्वर या पीला बुखार। क्वेश्चन कह रहा है लाल कीट रोग यानी कि पादप रोग, पीली ताव, केले का लिटिल लीफ रोग, मलेरिया फैलाने के लिए उत्तरदायी मच्छर किस बीमारी के भी वाहक है। यहाँ 1 2 3 बीमारी दिया हुआ है और उसको पूछ रहा है कि उत्तरदायी मच्छर किस बीमारी के वाहक है। और डेंगू बुखार, हाथी पाँव यानी फैलेरिया, या मस्तिष्क ज्वर या पीला बुखार।
तो इन चारों बीमारी के जो वाहक है वो है हाथी पाँव यानी कि फलेरिया, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। इसके पीछे वजह क्या है? वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया और मादा एनोफ्लीज मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस और मादा एडीज मच्छर के द्वारा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। हेपरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या इयोसिनोफिल। क्वेश्चन कह रहा है हेपरिन जो परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के का जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है वो बेसोफिल के द्वारा होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? वो फेमर है, थॉराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट, टिटनेस, बीसीजी, मलेरिया, क्लोरोक्विन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है यानी कि सही है ना। 4 दिया हुआ है, उसमें से कोई एक जोड़ा सही है, जो सही है वही आपको निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्विन, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। किस वैज्ञानिक या चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की हो? जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? वो जोसेफ लिस्टर थे, रॉबर्ट कोच थे, एडवर्ड जेनर थे या लुइस पास्चर थे। तो जिस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी वो थे एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये लंबा ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से देखना। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आदर्श रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छ जल के लिए समान रूप से संवेदनशील है। स्वच्छ जल के प्राथमिक उपचार जीवाणुनाशक की कोई भूमिका नहीं होती है। महामारी प्रभावित क्षेत्रों में रोग के विस्तार को रोकने हेतु सभी शुद्ध जल स्रोतों को नष्ट करना आवश्यक है। केवल 1 और 2 या केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, जो सही है वो आपको उसको नीचे टिक करना है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी 3, और तीनों में से आपको एक आइडेंटिफाई करना है, जो सही होगा वो आंसर सही होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? स्वच्छ जल के प्राथमिक उपचार में जीवाणुनाशक यानी कि एंटीबायोटिक की कोई भूमिका नहीं होती है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन बी है ना। भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? चेचक, रोटावायरस, अमीबा या कवक। क्वेश्चन कह रहा है भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है रोटावायरस, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? प्राप्त प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है?
तो हो जाएगा जन्मजात प्रतिरक्षा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आंतों के रोग को निदान में निम्नलिखित कारणों का उपयोग किया जाता है। निदान कहने का मतलब डायग्नोसिस, एक्स किरण के द्वारा, अल्फा किरण के द्वारा, बीटा किरण के द्वारा या गामा किरण के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है आंतों को रोग को निदान यानी कि डायग्नोसिस में निम्नलिखित किरणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अल्फा किरण, सॉरी एक्स किरण के द्वारा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। एस्पिरिन है क्या है? प्रतिजैविकी, एंटीपायरेटिक, शामक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एस्पिरिन है, वो क्या है एस्पिरिन? तो एस्पिरिन हो जाएगा वो एंटीपायरेटिक, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? वो हेमिन है, सल्फागुआनिडिन है या क्लोरोकेमिकल निकोल है या एनिमिन है। कुछ का नाम बहुत लंबा और टेढ़ा होता है, लेकिन कोई नहीं, हम और आप दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। और आप तो वो तो खस करके ज़्यादा कोशिश करना होगा एक बार। इस तरह क्वेश्चन जो लंबा होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा, वो ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते हैं। वो हर सेट में, हर सीरीज में 1 से 2 ही क्वेश्चन इस तरह का रहता है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि इस तरह का लंबा नाम है, टेढ़ा नाम है, तो कैसे होगा। 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं इस तरह का, और ज़्यादा नहीं होता है। वो ज़्यादा आप लोग को जो देखने को मिलेगा वो डाटाबेस आधारित मिलेगा। कहने का मतलब कि जो क्रियाकलाप पे आधारित पर है कि एक्स ने वो किया, वाई ने वो किया, जेड ने ये किया, तो तीनों मिलाकर क्या हुआ, पूरा डाटाबेस आधारित रहता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, है ना। और आप लोग को एक बार फिर से हम कहना चाहें कि आप लोग को जितना हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो बिल्कुल ही सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। ऐसा नहीं करवा रहे कि 5 साइंस का उठा लिए, 5 करंट का उठा लिए, 5 जीके जीएस का, जिससे मिक्सिंग की हो जाए और आप लोग को अच्छा ढंग से लगे भी ना। वो तो हम जानबूझकर ही नहीं करवा रहे हैं कि आपको उलझन में आप लोग ना पड़े, उलझन में आपकी भी सहायता हो रिवीजन के टाइम पे, खास करके जब एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट रहा है तब, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ साइंस का चल रहा है तो साइंस ही का चल रहा है। हर चीज़ का आएगा, जैसे जैसे नंबर आएगा, जीके जीएस, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, जनरल साइंस, लेखक है, और भी बहुत सारा टॉपिक है आप लोग को सिलेबस में, वो सारे के सारे कवर कराए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परम शून्य तापमान का प्रतिनिधित्व करता है? और 273.15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस या -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जो तापमान प्रतिनिधित्व करता है परम शून्य का, वो हो जाएगा आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। उस तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, पायरोमीटर है, थर्मामीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर है या रेडियोमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है उस तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण, वो कौन सी उपकरण है? वो है आपका पायरोमीटर, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बल्ब 160 वाट की बिजली की आपूर्ति से जुड़ा है, विद्युत खपत क्या होगी? वो आपका वैल्यू भी दिया 100 वाट प्लस 200 वाट, है ना। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्ब 160 वाट की बिजली से आपूर्ति से जुड़ी है, तो उसका विद्युत खपत क्या होगा? विद्युत खपत उसका हो जाएगा 64 वाट, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और आज हम आप लोग के लिए कैलकुलेशन उसका नीचे में नहीं लाए, हम इसका कैलकुलेशन वैसे रखते हैं। आज का सेशन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो नहीं ला पाए। अगले सेशन से आप लोग को कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहे। बिजली की इस्त्री के ताप तत्व के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है, वो तांबा है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है या लोहा है?
क्वेश्चन कह रहा है बिजली की स्त्री के ताप के धातु का निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है वो क्या है? वो तांबा होगा, टंगस्टन होगा, नाइक्रोम होगा, वह लोहा होगा। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी नाइक्रोम, है ना। किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम, पास्कल का नियम या अवोगाद्रो का नियम? क्वेश्चन कह रहा है किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दबाव पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है? वो होता है आपका अवोगाद्रो के नियम पे, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि कांच की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, कांच का विस्तार गुणांक कम होता है, ताप का चालक कम होने से गिलास की केवल आंतरिक सतह का विस्तार होता है, कांच का विस्तार गुणांक बहुत अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, इसका वजह क्या है? तो इसका वजह है ताप की चालकता कम होने से गिलास की केवल आंतरिक सतह पर विस्तार हो जाता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। खांसी हो गया, थोड़ा सा गला खसखसा रहा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि वे पसीना अवशोषित करते हैं, वो आँखों के लिए सुरक्षित होते हैं, वो ऊष्मा के अवशोषित को कम करते हैं, वो शरीर से ताप विकिरण बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों लोग गर्मी में ज़्यादा सफ़ेद कपड़ा पहनना प्रीफर करते हैं? इसके पीछे वजह है वो ऊष्मा के अवशोषित को कम करते हैं, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडल दाब कम होता है जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है, तापमान बहुत कम होता है, हवा में ऑक्सीजन कम होती है, ऊष्मा संचरण कम होती है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने सबसे अधिक समय लगता है, इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह है कि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दाब कम होता है जिससे जल का क्वथनांक घट जाता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्राइन क्या है? NaCl का सांद्र घोल है, अमोनिया का सांद्र घोल है, कार्बोनेट के साथ जलीय घोल है, NH4Cl का जलीय घोल है। क्वेश्चन कह रहा है ब्राइन क्या है? NaCl का सांद्र घोल है, अमोनिया का सांद्र घोल है, कार्बोनेट के जलीय घोल है, NH4Cl का जलीय घोल है। तो ब्राइन है एक NaCl का सांद्र घोल है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। डैश जला हुआ चूना कहलाता है, जला हुआ चूना कहने का मतलब क्विक लाइम, है ना। एनहाइड्राइड्स कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन कह रहा है डैश जला हुआ चूना यानी क्विक लाइम कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हाइड्राइड कैल्शियम सल्फेट, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? लोहा और निकल, लोहा क्रोमियम और निकल, लोहा और क्रोमियम, लोहा निकल और मैग्नीज। क्वेश्चन कह रहा है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में जो तत्व मौजूद होते हैं उनका नाम है लोहा, क्रोमियम और निकल, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, गैलियम, टीन, यूरेनियम। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था में पाई जाने इस खास करके इस 4 ऑप्शन में वो है गैलियम, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील है? और मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है या कैल्शियम है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक क्रियाशील है? तो मैग्नीशियम में जो अत्यधिक क्रियाशील है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दिए गए धातु के टुकड़े को स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इससे शीघ्रता एवं सुगमता से जांचने का समान तरीका है। इसके विशिष्ट गुरुत्व का मापन, इसमें विद्युतीय धारा प्रवाहित कर इसमें प्रतिरोध का मापन, इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतिक्रिया देखना, चुंबक के प्रति इसका आकर्षण देखना। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए धातु के टुकड़े को स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसको शीघ्रता एवं सुगमता से जांचने का समान तरीका है, वो कैसे नापा जाता है? तो इसको इस पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रतिक्रिया देखना है ना, इस प्रक्रिया के द्वारा उसे जांचा जाता है ना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सोने के आभूषण को साफ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सिरका से, सोडियम क्लोराइड से या एकारेजिया से, है ना। क्वेश्चन कह रहा है सोने की आभूषण को साफ किस चीज से किया जाता है? तो वो किया जाता है एकारेजिया से, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। समाचार पत्र में लिपटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना होती है कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, कोबाल्ट से, सीसा से। क्वेश्चन कह रहा है समाचार पत्र में लिपटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना क्या होती है? वो होता है आपका सीसा से, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। लहसुन की तीव्र गंध का कारण होता है और फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रेट या क्लोराइड। क्वेश्चन कह रहा है लहसुन की तीव्र जो गंध होती है उसमें वो किस वजह से होती है, क्या कारण है? तो उसका वजह होता है वो सल्फर के कारण, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं जहाज को किससे बचाने के लिए? अम्लीय वर्षा द्वारा क्षति से, शार्क द्वारा आक्रमण से, जल में लवणों के प्रभाव से, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं और जहाज को किससे बचाने के लिए लगाए जाते हैं? वो लगाए जाते हैं जल में लवणों के प्रभाव से, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सी। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्लोराइड से, सल्फेट से, नाइट्रेट से या सल्फाइड से? क्वेश्चन कह रहा है प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो ये वजह है आपका सल्फाइड, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग पेशेंस के साथ, अच्छे के साथ, ध्यान के साथ वीडियो देख रहे होंगे। और आप लोग को फिर लास्ट में जाते जाते एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप लोग को हम जो सीरीज करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। बीच बीच से 2-4 क्वेश्चन इधर से, 2-4 क्वेश्चन उधर से, ये सब्जेक्ट से वो सब्जेक्ट उठा के डाल के एक सीरीज बना दिया था, वैसा बिल्कुल नहीं करवा रहे। वो इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि बाद में आप लोग को जब रिवीजन कीजिएगा लास्ट टाइम में तो उस टाइम है ना, आप लोग को बहुत ही उसका ये होने वाला, मतलब कि घाटा होने वाला, नुकसान होने वाला। तो इसलिए हम उस तरह का बिल्कुल ही नहीं करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज और अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक उठा कर करवाया जा रहा है। इससे आपके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।
थैंक यू।